Should I start with today's session? या है कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। No, I'm recording in OBS ओह locally. फिर ठीक है। So let's start with today's session. So today is the session 2 of new to programming track. तो आज के prerequisites वही कल जैसे ही हैं। जो मैंने तुम्हें लिंक शेयर किया था एक एंड्रॉयड पाथवेज का। आई गेस तुमने चेकआउट किया होगा वो, तो उसमें तुमने देखा होगा कि यूनिट्स थी, यूनिट्स के अंदर पाथवेज थे, उसमें डिफरेंट आर्टिकल्स थे अबाउट बेसिक्स ऑफ एंड्रॉयड। तुमने वो चेकआउट किया होगा। तो फिर उसके बाद तुम्हारा कंप्यूटर, इफ यू वांट टू कोड अलोंग, एंड इंटरनेट कनेक्शन ऑब्वियसली, एंड देन any Android device and a USB cable if you want to run your app. A quick recap from what we did yesterday. So we went through the basics of Kotlin and Kotlin के syntax वगैरह देखा था हमने, and फिर हमने Android Studio install करके देखा था कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करा था कि क्या क्या होता है इसमें। ज़्यादा डीप में नहीं गए थे हम लोग, एंड बस थोड़ा सा बेसिक सा लेआउट वगैरह एंड व्यूज हमने देखे थे। तो आज हम थोड़ा लेआउट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो लेआउट जो होता है तुम्हारा, आई ओपन एंड्रॉइड स्टूडियो। इज द टेक्स्ट विजिबल? कैन समवन राइट इन द चैट, इज द टेक्स्ट विजिबल टुडे? कल थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी टेक्स्ट में। So Kunal is saying it's blurry. I'll try to increase the size. Is it visible now? Is it better? Okay. So हमने कल देखा था, थोड़ा सा बेसिक सा लेआउट बनाया था, एंड तुम्हारा जो लेआउट होता है, जो लेआउट होता है तुम्हारा किसी भी ऐप का, वो तुम्हारे कंपोनेंट्स को कंटेन करता है। जो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स तुम्हारे कोई भी टेक्स्ट, कोई भी इमेज, कोई भी बटन अगर तुम अपने ऐप में यूज कर रहे हो तो उनको हम लोग कंपोनेंट्स या फिर व्यूज बोलते हैं। मतलब टेक्निकली हम लोग व्यूज बोलते हैं, बट कंपोनेंट भी बोलोगे तो सही है। तो उनको जो कंटेन करता है उसको हम लोग लेआउट बोलते हैं। लेआउट का प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि वो डिफाइन करेगा कि रन टाइम में जब ऐप रन होगा तुम्हारा, कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे होना चाहिए। तो लेआउट इसलिए रिक्वायर्ड होता है किसी भी ऐप में। तो इसमें तुम्हें सबसे पहले एक रूट लेआउट डिफाइन करना पड़ेगा अपने लेआउट फाइल में। तो इसमें रूट लेआउट हम लोग इसको हम लोग कंस्ट्रेंट लेआउट बोल रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा डिटेल कंस्ट्रेंट लेआउट क्या होते हैं। एंड इसमें इस एग्जांपल में हमारा जो लेआउट है वो कंस्ट्रेंट लेआउट है, एंड इसके अंदर हमने दो कंपोनेंट्स ऐड करे हैं, टेक्स्ट व्यू एंड एन इमेज व्यू। टेक्स्ट व्यू तुम्हारा टेक्स्ट ऐड करने के लिए होता है, एंड इमेज व्यू तुम्हारा इमेजेस ऐड करने के लिए होता है। एंड अगर तुम कंस्ट्रेंट लेआउट यूज कर रहे हो तो तुम्हें हर कंपोनेंट को एंकर करना पड़ेगा किसी दूसरे कंपोनेंट या फिर किसी लेआउट से। ये सब मैंने कल बताया था तुम्हें। तो लेट्स जस्ट डिलीट इमेज व्यू फॉर नाउ। तो अगर तुम लेट्स से टेक्स्ट व्यू ऐड कर रहे हो, तुमने कोई टेक्स्ट व्यू ऐड करा, फिर जब तुम टेक्स्ट व्यू ऐड करोगे तो तुम्हें ये 4 बटन्स दिखेंगी हर एक एज में। तो अभी तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, नॉट हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट, नॉट वर्टिकली कंस्ट्रेंट। तो जब भी तुम कंस्ट्रेंट लेआउट यूज कर रहे हो किसी भी व्यू को ऐड करने के लिए, तो तुम्हें 2 एंकर पॉइंट्स ऐड करने ही हैं।
एक हॉरिजॉन्टल एंकर पॉइंट और एक वर्टिकल एंकर पॉइंट एंड एक हॉरिजॉन्टल एंकर पॉइंट। तो एंकर पॉइंट ऐड करने के लिए तुम एक कोई भी बटन चूज कर लो एंड उसको ड्रैग करके जहां तुम्हें एंकर करना है वहां पे तुम उसको ड्रैग कर दो। तो मैंने उसको ऊपर ड्रैग कर दिया एंड लेफ्ट वाली एज आई ड्रैग इट टू द लेफ्ट साइड एंड राइट वाली एज आई ड्रैग इट टू द राइट एंड दिस इज बॉटम। तो मैंने इसको इस कंपोनेंट को एंकर कर दिया कि जब भी ऐप लोड होगा तो इसका जो टॉप एज है वो जो लेआउट के टॉप एज से एंकर्ड रहेगा हमेशा। आई होप दैट मेक सेंस। कोई डाउट है? कैन यू जूम? इट बेटर? तो एज आई वाज सेइंग, तुम्हें कोई भी कंपोनेंट तुम ऐड करोगे तो मैं ऐसे एंकर ऐड कर तुम ट्राई करोगे तो मैं समझ में आ जाएगा। इफ यू ट्राई इट ऑन योर ओन कि कैसे एंकर पॉइंट डिफाइन करते हैं, तो यू जस्ट ड्रैग दिस एज टू द point to which you want to anchor, and not only you can anchor the edges to the layouts, you can also anchor the edges to other views also too. So for example, if I just remove this top anchor, I removed the top anchor, so it went to the bottom. Let's add a button. एंड ये जो तुम्हारी पैलेट है इसमें तुम्हारे जो कॉमन तुम व्यूज यूज करते हो वो सब यहाँ पे आते हैं। तुम टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे तो टेक्स्ट से रिलेटेड तुम्हारे जो व्यूज होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसे ही बटन से रिलेटेड सारे जो व्यूज हैं तुम्हारे, बटन, इमेज बटन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन एंड सो ऑन। तो मैंने यहाँ पे एक बटन ड्रैग करके यहाँ पे ले आया मैं एडिटर में। इसका मैं साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ तो दिखेगा। हाँ, तो दिस इज अ न्यू बटन। तो इसको हम लोग एंकर करते हैं इसके टॉप को, लेआउट के टॉप से, लेफ्ट को लेफ्ट से एंड राइट को राइट से। And let's just anchor the top of this text to the bottom of this button. इसको करने के लिए तुम ड्रैग करो एंड जो बटन का बॉटम है उससे अटैच। तो दिस इज हाउ यू एंकर टू अदर व्यूज आल्सो। इसके बाद हाँ, तो there is this something called XML. अभी तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? डाउट से तो क्या has anyone used HTML like in school? कुछ स्कूल्स में वो HTML सिखाते हैं। किसी ने यूज करी हो HTML? एनीवन? जैसा है। हाँ, तो जैसे HTML में तुम्हारे टैग्स होते हैं, तो वैसे ही तुम्हारी एक लैंग्वेज होती है XML। तो HTML is a part of is a child of XML. You can assume that. So what XML is? XML is a markup language. मतलब मार्कअप लैंग्वेजेस वो होती हैं जो बस तुम्हारे कंपोनेंट्स को डिफाइन करने के लिए होती है। तुम उसमें प्रोग्रामिंग लॉजिक नहीं ऐड कर सकते हो, तो उसको तुम मार्कअप लैंग्वेज बोलते हो। जैसे फॉर एग्जांपल HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। तुम उसमें सिर्फ टैग्स डिफाइन कर सकते हो, तुम्हारा वेब पेज कैसा दिखना चाहिए तुम वो सब डिफाइन कर सकते हो। तुम उसमें लॉजिक नहीं ऐड कर सकते कि अगर ये कंडीशन है तो ये रेंडर होना चाहिए। तुम वो सब नहीं कर सकते। तुम उसमें सिर्फ डिफाइन कर सकते हो कि तुम्हारे वेब पेज की हायरार्की क्या है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। तो ऐसे ही जो तुम्हारा एंड्रॉयड है उसमें तुम्हारी XML फाइल्स होती हैं। तो XML जैसे वेब पेज के लिए तुम HTML यूज करते हो उसके लेआउट को डिफाइन करने के लिए, वैसे ही एंड्रॉयड में तुम्हारा XML यूज करके तुम लेआउट को डिफाइन कर सकते हो। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, एक कोड, स्प्लिट एंड डिजाइन। तो इफ यू गो टू कोड, इट विल शो द XML
version of that design. As you can see, there are tags just like HTML. This is the opening tag, the root, and this is the closing tag. एंड ऐसे ये कंपोनेंट है, तो तुम्हारा इसमें भी ये टैग का नाम है, जैसे तुम्हारा HTML में एंकर टैग्स एंड ये सब होते हैं, बोल्ड टैग एंड ब्रेक टैग्स। तो ऐसे ही तुम्हारे एंड्रॉयड में भी ये टैग्स हैं। टेक्स्ट व्यू टैग तुम्हारा टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट डिफाइन करता है, एंड बटन टैग तुम्हारा बटन व्यू डिफाइन करता है। तो अभी तक हम लोग जो एडिटर यूज कर रहे थे लेआउट डिफाइन करने के लिए, वो विजुअल एडिटर था। इसमें तुम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे, मगर जो इसके पीछे का कोड है उसको देखने के लिए तुम यहाँ पे कोड में क्लिक करोगे, तो जो कोड यूज हो रहा है उसको डिफाइन करने के लिए वो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा। एंड तुम यहाँ पे स्प्लिट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो शो कर देगा कि जो तुम्हारा कोड है उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आ रहा है तुम्हारा डिजाइन में। तो अगर इफ आई ट्राई टू चेंज समथिंग हेयर इन द कोड, लेट्स से एंड्रॉइड स्टडी जैम्स, तो वहाँ पे तुम्हारा जो ये प्रीव्यू वाली स्क्रीन है, यहाँ पे तुम्हारा लाइव प्रीव्यू हो जाता है कि तुम कोड में चेंज कर रहे हो, तो वो तुम्हारा इसमें भी लाइव दिख रहा है। अभी तक कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? सो लेट्स जस्ट मूव ऑन। तो इसमें तुम देखोगे जो टैग्स है, इसमें ये टैग्स की प्रॉपर्टीज हैं। जैसे तुम्हारा HTML में भी होता है ऐसा, तुम HTML में प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हो। एंकर है तो एंकर एंकर टैग होता है, उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं लिंक। फॉर एग्जाम्पल HTML में तुम ऐसे लिखते हो href इक्वल्स टू कोई भी लिंक जहाँ पे तुम्हें जाना है वो यहाँ पे लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल google.com, एंड ऐसे तुम टैग एंकर टैग बनाते हो। तो ये वाला पार्ट है, ये एंकर टैग की प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा है। वैसे ही XML में भी, एंड्रॉयड में भी तुम जो टैग बनाते हो उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के लिए तुम ये सब कीवर्ड यूज करते हो। तो जो कोई भी तुम्हारा व्यू होता है तो उसकी एक यूनिक आईडी होती है। तुम्हें अगर उस व्यू के साथ इंटरेक्ट करना है तो तुम्हें एक उसको आईडी देनी पड़ेगी। तो आईडी दोगी तभी तो तुम्हें फिर पता चलेगा कि तुम कौन से व्यू को एड्रेस करना चाहते हो अपने प्रोग्राम में। तो हर एक व्यू की एक यूनिक आईडी होगी, तुम दो व्यूज की सेम आईडी नहीं रख सकते हो। आपको सॉरी टू इंटरप्ट, कुछ विजिबिलिटी इशू आ रहे हैं, क्या तुम थीम चेंज कर अच्छा, सकते हो डार्क से लाइट? आई गेस से काफी हेल्प हो। ओके। the theme option. Is it better? हाँ, तो मैंने रेड में क्या लिखा था, रेड में आई रोट, जैसे तुम्हारा HTML में एंकर टैग होता है, इफ यू नो, एंकर टैग तुम्हारा लिंक्स डिफाइन करने के लिए होता है तुम्हारे वेब पेज में। तो तुम उसे ऐसे डिफाइन करते हो, यू राइट a एंड देन href इक्वल्स टू द लिंक विच इट इज पॉइंटिंग, एंड तुम ऐसा कुछ करते हो HTML में। हाँ, तो जैसे तुम HTML में ही करते हो वैसे ही XML में भी तुम ये टैग का नाम है एंड ये टैग की प्रॉपर्टी है कि कहाँ ये टैग पॉइंट कर रहा है तुम्हारा एंकर टैग। वैसे ही XML में भी ये तुम्हारा टैग है टेक्स्ट व्यू, एंड ये उसकी प्रॉपर्टीज है। एंड ये जो प्रॉपर्टीज है ये प्री डिफाइंड है, तुम अपनी प्रॉपर्टीज नहीं बना सकते हो इसमें। तो सबसे पहले इसमें डिफॉल्ट प्रॉपर्टी हर व्यू की होती है, ये रिक्वायर्ड होती है हर व्यू के लिए, वो है आईडी। एंड आईडी हर व्यू की यूनिक होनी चाहिए, एंड आईडी को यूज करके हम लोग इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं अपने प्रोग्राम में। अभी तुम आगे देखोगे जब हम लोग को व्यू को रेफर करना होगा तो हम लोग आईडी यूज करेंगे इसकी। तुम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, माई टेक्स्ट व्यू
कुछ भी आईडी दे सकते हो, बस ये याद रखना कि एक लेआउट फाइल में 2 व्यूज की आईडी नहीं हो सकती है। एंड देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द विड्थ। विड्थ प्रॉपर्टी तुम्हारी, एज यू कैन, इट्स वेरी इंट्यूटिव, यू कैन थिंक ऑन इट ऑन। ये तुम्हारी जो व्यू है तुम्हारा, तो उसकी ये विड्थ डिफाइन करेगा। तो अभी इसका जो वैल्यू है वो है रैप कंटेंट। रैप कंटेंट का मतलब होता है जितना तुम्हारे व्यू के अंदर के कंटेंट्स हैं, जैसे इस केस में टेक्स्ट है, उसकी जितनी विड्थ है तुम्हारे व्यू की भी उतनी विड्थ होगी। एंड if I change it to something like match parent, if I write match parent, as you can see, यहाँ पे जो ये व्यू की बाउंड्री है, ये पूरे लेआउट को कवर कर रही है, व्यू की विड्थ, बिकॉज हमने यहाँ पे विड्थ में लिखा है मैच पेरेंट। तो जो पेरेंट लेआउट है इसका, उसकी जो विड्थ है उसी को मैच कर रही है। एंड यहाँ पे तुम कोई भी कस्टम विड्थ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 50, एंड इसमें एडिटर में एक ये एडवांटेज है, तुम जैसे जैसे टाइप करोगे तुम्हें रिकमेंड करता जाएगा नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू में, एज यू कैन सी। तो कोई भी डायमेंशन तुम्हें डिफाइन करना है तो उसमें एंड्रॉइड में काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, डीपी, इंचेस, मिलीमीटर, पॉइंट्स, पिक्सल्स एंड स्केल्ड पिक्सल्स। तुम जनरली हर केस में तुम डीपी यूज करते हो, ठीक है। तो तुम्हें अगर किसी भी विड्थ को डिफाइन करना है तुम डीपी में डिफाइन करना। इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज डीपी एंड नथिंग एल्स। कुछ स्पेशल केसेस में तुम और भी यूज कर सकते हो, बट जनरली तुम डीपी यूज करते हो। तो अभी हमने 50 डीपी कर दिया, तो एज यू कैन सी है इसकी विड्थ कम हो गई। ऐसे अगर वी चेंजेस टू समथिंग लाइक 100, तो 100 हो जाएगा। एंड 2 कीवर्ड इसमें प्री डिफाइंड होते हैं, वन इज रैप कंटेंट, तो तुम्हारे कंटेंट पे विड्थ को मैच कर देगा, तुम्हारे विड्थ को। एंड द नेक्स्ट वन इज मैच पेरेंट, जो तुम्हारे पेरेंट के विड्थ को मैच करेगा। ऐसे ही हाइट है, सिमिलरली हाइट में पहले से रैप कंटेंट लिखा हुआ है, तो जो तुम्हारे अंदर के कंटेंट्स हैं उसकी जो हाइट है वो उसको मैच कर रहा है, इसकी बाउंड्री। एंड अगर तुम इसको चेंज करके मैच पेरेंट कर दो, तो जो तुम्हारा पेरेंट व्यू था, तो ब्लू कलर की बाउंड्री तुम्हें दिख रही है, तो तुम्हारे पेरेंट को मैच कर रही है, क्योंकि हमने विड्थ भी मैच पेरेंट कर दी और हाइट भी मैच पेरेंट कर दी। तो विड्थ भी मैच पेरेंट हो रही है एंड हाइट भी मैच पेरेंट हो रही है। तो अभी के लिए हम लोग इसको वापस रैप कंटेंट कर देते हैं। अगर तुम इन केस तुमको इसमें गलत कुछ लिख दोगे तो ये रेड इसको मार्क कर देगा। यू कैन चेक व्हाइल टाइपिंग। एंड नेक्स्ट इज टेक्स्ट, दिस प्रॉपर्टी। एंड ये जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर तुम्हें ये सब नहीं पता है तो तुम यहाँ पे जाओ डिजाइन में, एंड ये जो राइट वाला पैनल है तुम इसमें मैनुअली सेट कर सकते हो। ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे नहीं पता कि अल्फा करके कोई प्रॉपर्टी होती है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड देखूंगा यहाँ पे अल्फा प्रॉपर्टी है, एंड उसको थोड़ा चेंज चेंज करके देखूंगा क्या होता है। तो अगर मैं 0.5 कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जो कलर है इसका वो थोड़ा लाइट हो गया। तो जो तुम्हारी अल्फा प्रॉपर्टी होती है वो तुम्हारी ट्रांसपेरेंसी डिफाइन करती है। तो ऐसे ही तुम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को टिंकर करके थोड़ा एक्सप्लोर करके चेक कर सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या करती है। तो आई वुड रिकमेंड आफ्टर दिस सेशन तुम लोग जाओ एंड इन सब के साथ एक्सपेरिमेंट करो, जो तुम्हें लगता है, मतलब देख सकते हो, तुम चेकआउट कर सकते हो। रोटेशन भी डिफाइन कर सकते हो, तुम्हारी व्यू का रोटेशन क्या है, तुमने इसको थोड़ा चेंज करके देखा, रोटेशन चेंज हो गया। अभी के लिए 0 कर देता। तुम यहाँ से किसी भी कंपोनेंट की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो, अगर तुम्हें नहीं पता है कि वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। एंड नेक्स्ट इज टेक्स्ट साइज। एज यू कैन गेस, तुम्हारे साइज को डिफाइन करते हैं। चेंज करोगे तो साइज बड़ा या छोटा हो जाएगा। 48 कर दिया, साइज बड़ा हो गया। एंड इसके बाद ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये तुम्हारे
एंकर पॉइंट्स को डिफाइन करती हैं। जो हमने ये एंकर पॉइंट्स ऐड करे थे, ये जो जिगजैग लाइन है, ये तुम्हारे इससे डिफाइन होते हैं, कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टी से। तो इसमें लिखा हुआ है लेआउट कंस्ट्रेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ। तो ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। इसका मतलब ये हुआ, जो इस कंपोनेंट का बॉटम है वो जो पेरेंट के बॉटम है उससे एंकर्ड है। नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज ये है, इसमें मतलब समझ में आ ही रहा होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो इसका मतलब है बॉटम टू बॉटम ऑफ, मतलब इसका जो बॉटम है वो बॉटम ऑफ पेरेंट से एंकर्ड है। ऐसे ही एंड टू एंड ऑफ पेरेंट। एंड टू एंड ऑफ पेरेंट लिखा हुआ है, तो मतलब इसका जो एंड है वो पेरेंट के एंड से एंकर्ड है। स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, स्टार्ट भी स्टार्ट ऑफ पेरेंट से एंकर्ड है। एंड द नेक्स्ट वन इज टॉप टू बॉटम ऑफ पेरेंट। ये मतलब आई वुड रिकमेंड, तुम जो जब तुम कंस्ट्रेंट्स ऐड कर रहे हो तो तुम ये डिजाइन वाला टैब यूज कर रहे हो, इससे थोड़ा इजी होता है कंस्ट्रेंट ऐड करना। एंड स्टिल मैं बता रहा हूँ, मतलब टॉप इसमें लिखा हुआ है टॉप टू बॉटम ऑफ दिस कंपोनेंट। ये कंपोनेंट की आईडी लिखी हुई है। एंड जो बटन है, बटन हैज दिस आईडी। मतलब जो इसका टॉप है टेक्स्ट व्यू का, वो तुम्हारे बटन के बॉटम से एंकर्ड है। ये टॉप टू बॉटम ऑफ बटन, एंड इट हैज दिस आईडी, सेम आईडी। तो टॉप इज एंकर्ड टू द बॉटम ऑफ द बटन। सो दैट्स ऑल फॉर कंस्ट्रेंट लेआउट। अभी तक कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट हो, छोटे से छोटा बता दूंगा। ये सब अभी तुम्हें टास्क मिलेगा उसका, रिक्रूटमेंट वाला। तो उन सब में तुम जब अपना टास्क करोगे तो ये सब काफी काम आएगा। तुम कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो तुम। व्हाट वाज दैट एड्रेस? व्हिच एड्रेस? कैन यू एलैबोरेट? अरे वो बस मैं ऐसे ही बता रहा था, सिमिलैरिटी के लिए बता रहा था कि तुम्हारा HTML होता है, तो HTML में तुम्हारा कोई टैग होता है, तो टैग की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रहा था, वो लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो मैंने ऐसे ही करके बताया था। आई थिंक यू सेड यू नो HTML, इसलिए मैंने बताया। सो आई सेड समथिंग लाइक दिस। तुम HTML यूज करोगे तो इतना तो पता ही होगा, आई थिंक। तुम कोई भी यहाँ पे एड्रेस प्रोवाइड कर दो। ये HTML का सिंटैक्स है, XML में यूज नहीं होता, तब यहाँ पे रेड रेड आ रहा है यहाँ पे कि मैं HTML का एग्जांपल दे रहा था तुम्हें। तो HTML में तुम्हारा टैग होता है एंकर टैग, एंड उसकी प्रॉपर्टी होती है href। तो वो मैं बता रहा था, मतलब XML में तुम एंकर टैग्स नहीं यूज करते हो लिंक्स के लिए। हाँ, जो एंड्रॉयड स्टूडियो है, मतलब अगर तुम्हें लेआउट बनाना है तो तुम XML में भी बनाओगे, मगर एंड्रॉयड स्टूडियो का फीचर एक ये है कि तुम विजुअल एडिटर से तुम स्टाइल्स डिफाइन कर सकते हो, लेआउट डिफाइन कर सकते हो। अगर तुम कोई और कोड एडिटर यूज कर रहे हो एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए, तो तुम्हें इसमें ये वाला फीचर नहीं मिलेगा डिजाइन वाला, तुम्हें उसमें XML में ही कोड करना पड़ेगा। तो एंड्रॉयड स्टूडियो का ये फीचर है, तुम जैसे जैसे इसमें व्यूज ऐड करते हो तो वो अपने आप XML कोड लिख देता है तुम्हारे लिए। अब जैसे मैं इसमें कुछ और ऐड करके देखता हूँ। फॉर एग्जांपल आई ऐड अ बटन। तो wait, अभी तक इसमें देखो, एक ही तुम्हारा रूट लेआउट है, ये इसका स्टार्टिंग टैग है, एंड इसका क्लोजिंग टैग है। एंड जो तुम्हारा रूट लेआउट है, इसके अंदर तुमने दो व्यूज ऐड करे हैं, एक ये बटन और एक ये टेक्स्ट व्यू। हाँ, एक ये बटन और एक ये टेक्स्ट तुमने ऐड करे हैं, तो उसका कोड अपने आप लिख गया। अब मैं जैसे एक और बटन ऐड करता हूँ इसमें, थर्ड बटन। तो अब मैं जब कोड में जाऊंगा तो एक और बटन आ जाएगी यहाँ पे, ये। ठीक है। तो तुम जैसे ही इसमें ऐड करते हो, मैं स्विच ऐड कर रहा हूँ इसमें,
या फिर कुछ भी टेक्स्ट फील्ड ऐड कर रहा हूँ, तो ये अपने आप कोड लिख देगा। स्विच ऐड हो गया एंड टेक्स्ट फील्ड ऐड हो गई। तो तुम जो विजुअल एडिटर में चेंजेस करते हो वो अपने आप कोड हो जाते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो का फीचर है ये, मतलब हर एडिटर में नहीं होता ये। रैप कंटेंट वर्सेस मैच पेरेंट इन एक्सएमएल। हाँ, इट रिड्यूसेस वर्क। मतलब मैं जनरली प्रेफर करूंगा तुम लोग अभी थोड़े मतलब बिगिनर्स हो तो डिज़ाइन वाला यूज़ कर लो, बट जैसे-जैसे तुम और थोड़ा फ़ैमिलियर हो जाओगे तो तुम्हें खुद कोड वाला मेथड बेटर लगेगा। अभी मैं बस तुम्हें इंट्रोड्यूस कर रहा था कि ये भी एग्ज़िस्ट करता है। अभी तुम डिज़ाइन वाला यूज़ करो, बट जैसे-जैसे तुम फ़ैमिलियर होते जाओगे ना तो तुम्हें खुद लगने लगेगा कि इट्स बेटर टू कोड। इट्स आई थिंक इट्स फास्टर बिकॉज़ तुम्हें यहाँ पे सर्च नहीं करना पड़ता कि कौन-सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तुम्हें अगर प्रॉपर्टीज़ याद हो तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे उनको एड्रेस कर सकते हो। स्टार्टिंग में बिगिनर हो, आई वुड सजेस्ट तुम लोग विजुअल एडिटर ही यूज़ करो। तुम्हें थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, बट जैसे-जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें समझ आने लगेगा ये सब। रैप कंटेंट एंड मैच पेरेंट। हाँ, तो रैप कंटेंट और मैच पेरेंट तुम्हारा यूज़ केस के हिसाब से डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बटन है, ठीक है? अब जैसे मैंने एक डिज़ाइन सोची, उसमें मुझे इस बटन को इतना छोटा नहीं रखना था। जो इसका पेरेंट है उसके हिसाब से मुझे इसका साइज़ रखना था। जितना बड़ा पेरेंट है, जितनी बड़ी स्क्रीन है उतनी उतनी ज़्यादा इसकी विड्थ होनी चाहिए। तो मैं उसके लिए यहाँ पे जाऊँगा एंड इसकी विड्थ को मैक्स पेरेंट कर दूँगा, ठीक है? तो जितनी तुम्हारी स्क्रीन होगी वो पूरी विड्थ को तुम्हारी पूरी स्क्रीन में कवर कर देगा, ठीक है? हाँ, there are plenty of good resources. I shared the Android study jams link with you. I'll share it again. तुम इस लिंक को फॉलो करो एंड इसमें गूगल ने खुद कुछ आर्टिकल्स रखे हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए, तो तुम गो थ्रू कर सकते हो। मैंने जब स्टार्ट किया था तब ये सब अवेलेबल नहीं था, तो आई वुड रिकमेंड तुम लोग इसका मतलब अच्छे से यूज़ करो। काफ़ी अच्छी काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया है गूगल ने स्टडी जैम्स। हाँ, तो ये डाउट क्लियर हो गया रैप कंटेंट वाला, ऋतिक? हाँ, तो फिर वी शुड मूव ऑन। इसके बाद ये तो था तुम्हारा कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट के अलावा एक और तुम्हारा लेआउट होता है विच वी कॉल लीनियर लेआउट। तो आई विल क्विकली जस्ट ब्रीफली डिफाइन व्हाट लीनियर लेआउट इज। तो तुम यहाँ पे जाओगे, तुम जस्ट डिलीट एवरीथिंग। एक बार लीनियर लेआउट ट्राई करते हैं हम लोग। तो अगर तुम्हें लीनियर लेआउट यूज़ करना है, लीनियर लेआउट क्या होता है तुम्हारा? लेआउट का मैंने बता दिया तुम्हें लेआउट क्या होता है। लेआउट्स कंटेन योर व्यूज़। उसके बाद मैंने कंस्ट्रेंट लेआउट का बताया तुम्हें। कंस्ट्रेंट लेआउट क्या होता है? इसमें तुम दूसरे व्यूज़ या फिर दूसरे लेआउट से एंकर करते हो अपने व्यूज़ को। इसके बाद आता है तुम्हारा लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट तब यूज़ करते हैं जब तुम्हें कोई सीक्वेंशियल डेटा तुम्हें डिस्प्ले करना हो अपने ऐप में, एंड वो सीक्वेंशियल डेटा हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। As you can see here, this is vertical sequential data and this is horizontal sequential data. तो हम लोग एक बार जल्दी से लीनियर लेआउट कर लेते हैं। तो लीनियर लेआउट यूज़ करने के तुम यहाँ पे जो स्टार्टिंग टैग है इसका रूट का, तो इसमें लीनियर लेआउट टाइप कर दो तो ऑटो कंप्लीट हो जाता है। ये एंटर प्रेस कर दो तो अपने आप टाइप हो जाएगा एंड इसका एंडिंग टैग भी अपने आप चेंज हो जाता है। इसके बाद लीनियर लेआउट अगर तुम यूज़ कर रहे हो तो इसकी तुम्हें एक प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है तुम्हारा जो लीनियर लेआउट है वो वर्टिकली डिस्प्ले कर रहा है या फिर हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए तुम यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करो ओरिएंटेशन, तो ये अपने आप तुम्हें शो कर देगा
ड्रॉप डाउन मेन्यू में ओरिएंटेशन, तुम ओरिएंटेशन में एंटर प्रेस कर दो। इसके बाद 2 ऑप्शन आएंगे, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। अगर तुम पहले सबसे हम लोग वर्टिकल ट्राई करते हैं, तो उसके लिए वर्टिकल में जाओ एंड एंटर प्रेस कर दो। ये तुम्हारा वर्टिकल लीनियर लेआउट हो गया। अब तुम डिजाइन में जाके जब तुम इसमें कंपोनेंट्स ऐड करना स्टार्ट करोगे, तो वो अपने आप लीनियरली अरेंज हो जाएंगे। ये अपने आप लीनियरली अरेंज हो रहे हैं, हमें कंस्ट्रेंट ऐड करना नहीं पड़ रहा। सब वन बिलो दी अदर सब अपने आप अरेंज होते जा रहे हैं। एंड ऐसे ही अगर तुम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिफाइन कर दो उसको, ओरिएंटेशन को, तो सब कुछ हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। अभी इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे हमने जो विड्थ है कंपोनेंट्स की, उसको मैच पेरेंट कर रखा है। लीनियर लेआउट का एक ही डिसएडवांटेज होता है कि अगर तुम्हारे कंपोनेंट्स स्क्रीन के बाहर जा रहे हैं, तो वो डिस्प्ले नहीं होते। फॉर एग्जांपल, इसमें जो पहला कंपोनेंट है, उसने ही पूरी फ़ोन की विड्थ हमारी ले ली, तो जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं, वो क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टली यहाँ पे अलाइन किया है सबको, तो वो कहीं यहाँ पे कहीं पे आ रहे होंगे, तो वो इसमें डिस्प्ले नहीं होते लीनियर लेआउट में। तो तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है लीनियर लेआउट यूज़ करते टाइम, कि तुम जो सबकी विड्थ है या फिर हाइट है, वो सब तुम्हारे फ़ोन के डायमेंशंस के अंडर ही हो। तो हम लोग अगर यहाँ पे लिखें रैप कंटेंट, तो देखो यहाँ पे एक और बटन आ गई। ऐसे ही अगर हर कंपोनेंट को हम लोग रैप कंटेंट कर दें, तो सारे कंपोनेंट्स तुम्हारे हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल सेट कर रखी है। ठीक है, फिर से वर्टिकल करेंगे तो सब वर्टिकल हो जाएंगे। इज देयर एनी बुक फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग? बुक मैंने तो मतलब ऐसा कोई बुक फॉलो नहीं करी। मैं तो ऐसे ही मतलब प्रोजेक्ट्स बनाता था, एंड प्रोजेक्ट्स के थ्रू ही मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मतलब तुम अभी मतलब बेसिक्स अपने क्लियर कर लो, थोड़ा स्टार्ट हो जाओ एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, तुम प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दो एज सून एज पॉसिबल। एंड जब तुम प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तो ऐसा टाइम आएगा तुम कुछ करना चाहते हो बट तुम्हें पता नहीं हो कैसे करते हैं, तो तुम उसको गूगल पे सर्च कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे इतने सारे ट्यूटोरियल्स हैं, तुम कुछ भी सर्च करोगे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे ही मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे पता ही नहीं था कि लिस्ट कैसे डिस्प्ले करते हैं आइटम्स की। तो मैंने गूगल किया एंड यूट्यूब पे वीडियोस मिल गए, मैंने सीख लिया। ऐसे ही मतलब आते रहते हैं, थोड़े हर्डल्स आते रहते हैं, तुम थोड़े कहीं पे थोड़ा स्टेप हो जाओगे, तुम देख सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, काफ़ी ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे तुम्हें। बट आई वुड रिकमेंड एज सून एज पॉसिबल यू शुड स्टार्ट मेकिंग प्रोजेक्ट्स, क्योंकि मेन जो तुम्हारी लर्निंग होती है वो प्रोजेक्ट्स बना के ही होती है। तुम थ्योरेटिकल सीख के मतलब सब कुछ नहीं कर सकते हो। सर, द लिंक you shared is for Kotlin. Is there any resource for Android Studio which we can refer? Android Studio सीखने के लिए मतलब जो लिंक है इसमें जो है, मैं बताऊँ तुम्हारे लिए। इसमें तुम देखोगे जो यूट्यूब प्रोग्रामिंग में जाओ, फॉर एग्जांपल लेआउट्स, आज हम लोग लेआउट्स कर रहे हैं, तो इसमें तुम जाओगे तो मैं जो इसके आर्टिकल्स हैं, इसमें मिल जाएगा एंड्रॉइड स्टूडियो का रेफरेंस। मतलब यहाँ पे सब लिखा हुआ है जो मैंने बताया है आज। ये तुम्हारे टैब्स होते हैं, ये सब इसमें दिया हुआ है। तो इसमें एंड्रॉइड स्टूडियो का भी गिवन है कि कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं तुम्हारे एंड्रॉइड स्टूडियो में, वो सब भी यहाँ पे गिवन है अच्छे से। काफ़ी वेल बिल्ट है ये, काफ़ी अच्छे से डॉक्यूमेंट करा है गूगल ने, तुम इसका काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और कोई डाउट किसी को अभी तक लेआउट्स में? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इसके बाद इसके बाद एक मैंने स्लाइड शेप कर दी थी। ये तुम्हारा होता है एक कॉन्सेप्ट होता है विजेट बॉक्स मॉडल। तो तुमने शायद HTML में सीखा हो, आई डोंट नो। तुम्हारा कोई भी कंपोनेंट होता है, उसकी थोड़ी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जैसे हमारे कंपोनेंट है, कंटेंट बोल रहे हैं इसमें, तो उस कंपोनेंट की एक पैडिंग होगी, एक बॉर्डर होगा और एक मार्जिन होगा, ठीक है। तो पैडिंग जो होती है, मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारी बटन है, फर्स्ट बटन ये वाली। इसमें तुम अगर टाइप करना स्टार्ट करोगे पैडिंग, तो इसमें ऑप्शन आ जाते हैं पैडिंग से रिलेटेड। तो इसे सेलेक्ट कर लो, फर्स्ट वाला पैडिंग ओवरऑल पैडिंग डिफाइन करेगा इसमें। अब इसमें तुम कुछ भी सेट करके देखो, फॉर एग्जांपल आई सेट 50 DP। तो तुम्हारे जो बटन का साइज है वो बढ़ गया, मतलब जो बटन का एरिया है वो बढ़ा है तुम्हारा। अगर तुम फॉर एग्जांपल मार्जिन सेट करोगे, मार्जिन से क्या होता है 50 DP, मार्जिन से जो तुम्हारा सेपरेशन है उस व्यू का दूसरे व्यूज के रिलेशन में, वो डिफाइन होता है तुम्हारा मार्जिन से। एंड पैडिंग से तुम्हारा जो कंपोनेंट है उसका एरिया कितना ऑक्यूपाई कर रहा है वो कंपोनेंट, तो वो हम लोग पैडिंग से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया हम लोग को? कोई डाउट पैडिंग और मार्जिन में? ठीक है। एंड मार्जिन भी तुम मतलब अगर तुम सिर्फ मार्जिन डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे, तो वो मतलब हर डायरेक्शन वाला मार्जिन कंसिडर कर लेगा। अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल तुम्हें सिर्फ लेफ्ट मार्जिन डिफाइन करना है, तो मार्जिन टाइप करो एंड चूज लेफ्ट फ्रॉम हियर एंड सेट इट टू एनी वैल्यू यू वांट। तो स्टार्टिंग वाला सिर्फ यहाँ पे मार्जिन आया। एंड ऐसे ही अगर तुम्हें टॉप वाला डिफाइन करना है, तो मार्जिन टाइप करना स्टार्ट करो एंड गो टू टॉप एंड सेट इट टू एनी अदर वैल्यू 80 DP। तो वो टॉप वाला 80 DP कर देगा एंड लेफ्ट वाला 50 DP कर देगा। एंड ये सब तुम यहाँ से भी कर सकते हो, विजुअल एडिटर से। यहाँ पे जाओ, सर्च फॉर मार्जिन एंड यहाँ पे मार्जिन आ जाएगा। एंड तुम लेफ्ट टॉप एंड और राइट दोनों सेम होते हैं, एंड स्टार्ट और लेफ्ट दोनों सेम होते हैं, तो तुम कोई भी चूज कर सकते हो। एंड ऐसे ही बॉटम का तुम डिफाइन कर दो यहाँ पे 10 DP। एंड ये वैल्यू तुम्हें जो इसकी यूनिट है वो डिफाइन करना इम्पोर्टेंट है, बिना यूनिट के काम नहीं करेगा ये। 10 DP कर दिया तो ये बॉटम में 10 DP का मार्जिन हो गया। ऐसे ही बटन भी है, बटन में भी तुम कुछ भी सर्च कर लो यहाँ पे, पैडिंग पैडिंग भी डिफाइन कर सकते हो। तो अभी स्टार्टिंग में तुम लोग विजुअल एडिटर से ही कर लेना, कोड वाला तुम आगे नेचुरली सीख जाओगे। इतना समझ में आ गया? मार्जिन, हाँ पीपीटी शेयर हो जाएगी, पीपीटी भी शेयर हो जाएगी। मार्जिन तुम्हारा जो, जैसे ये तुम्हारा व्यू है, ठीक है, ये बटन है, जूम करता हूँ, ये बटन है। तो इस बटन की इस बटन का दूसरे व्यूज के रिलेशन में कितना डिस्टेंस, मतलब कितने डिस्टेंस दूर है ये दूसरे व्यू से, तो वो हम लोग मार्जिन से डिफाइन करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मार्जिन में जाएंगे हम, तो इसमें एक ऑप्शन है मार्जिन लेफ्ट, मतलब ये अपने लेफ्ट साइड में कितने स्पेस आ गए हैं, तो यहाँ पे 50 DP आ गया ये। एंड ऐसे टॉप में टॉप मार्जिन डिफाइन करता है कि तुम्हारे जो टॉप मोस्ट कंपोनेंट है उससे कितना दूर है ये। तो हमने यहाँ पे 80 सेट कर रखा है, तुम यहाँ पे चेंज करोगे तो 20 कर दिया, तो वो कम हो गया टॉप वाला। ऐसे 50 कर दिया तो वो बढ़ गया। एंड एंड वाला तुम्हारा जो राइट एंड में आता है, यानी राइट साइड में आता है, वो डिफाइन करता है। एंड राइट और एंड दोनों सेम होते हैं। एंड इसके बाद बॉटम वाला सिमिलरली तुम्हारा बॉटम से कितना डिस्टेंस है वो डिफाइन करते हैं। 80 कर दिया इसको। तो ये सब तुम
खुद चेकआउट कर सकते हो। हाँ, ये मोस्टली पैडिंग मार्जिन ये सीएसएस के कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे लग जाते हैं। पर ये तुम अगर थोड़ा सीएसएस पढ़ोगे तो वहां पे तुम्हें पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता हाँ है। हाँ, ये मतलब मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता, थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट भी है। तुम खुद जब ये ट्राई करोगे, अभी एंड्रॉइड स्टूडियो सेशन के बाद तुम लोग एक बार खोलना, न्यू प्रोजेक्ट बनाना, एंड ये सब प्रॉपर्टीज तुम लोग एक बार चेकआउट करना, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि मार्जिन से क्या होता है एंड पैडिंग से क्या होता है। ठीक है, ये तुम्हारी किसी भी मतलब मार्जिन पैडिंग तो तुम्हारे अगर तुम वेब डेवलपमेंट भी कर रहे हो तो उसमें भी तुम्हारा सेम कॉन्सेप्ट होता है मार्जिन और पैडिंग का। ये लेआउट वाला पार्ट पूरा तुम्हारा ऑलमोस्ट सिमिलर टू वेब डेवलपमेंट है। तो अगर तुम इसमें लेआउट अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारा तुम्हारा थोड़ा सा वेब वाला पार्ट भी हो जाता है फ्रंट एंड का। थोड़ी हेल्प तुम्हें थोड़ा हेड स्टार्ट मिल जाता है। इसके बाद एक डाउट आया है कि नाउ आई गेस ऐप डेव इज नॉट ऑलवेज अबाउट कोडिंग। तो अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो लेआउट सेट कर रहे थे। तो लेआउट में तुम विजुअल एडिटर यूज कर सकते हो, बट तुम अगर ऐप का लॉजिक ऐड कर रहे हो तो तुम्हें उसके लिए कॉटलिन यूज करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट इसका ही है, कॉटलिन का। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक छोटा सा गेम बनाएंगे, वेरी बेसिक गेम। तो मैं इसे हटा देता हूँ। एंड आई वुड रिकमेंड, अभी तुम लोग बिगिनर हो तो तुम लोग लीनियर लेआउट थोड़ा अवॉइड करना। इट्स नॉट रिकमेंडेड बाय गूगल ऑल्सो दैट यू यूज लीनियर लेआउट। थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम होती है लीनियर लेआउट की इन कंपैरिजन टू कंस्ट्रेंट लेआउट। तो तुम लोग कंस्ट्रेंट लेआउट ही यूज करना अभी। मतलब थोड़े स्पेशल केसेस आएंगे जहाँ बिना लीनियर लेआउट के नहीं हो पाएगा, वहाँ तुम यूज कर सकते हो, बट इन जनरल कंस्ट्रेंट लेआउट इज ऑल दैट यू नीड। तो हम लोग इसमें सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू ऐड करते हैं। इसमें हम लोग टॉप एंकर करेंगे, लेफ्ट एंड राइट। एंड ये हमारा फॉन्ट थोड़ा छोटा है तो सबसे पहले हम लोग फॉन्ट का साइज बढ़ाएंगे। यहाँ पे साइज सर्च करा, चेंज इट टू समथिंग लाइक 1830। एंड इसके बाद ये जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसको चेंज करके तुम इसका कंटेंट चेंज कर सकते हो। कैन से एंड्रॉइड सेंटर, एंड्रॉइड स्टडी जैम्स हो गया। इसके बाद तुम टॉप मार्जिन ऐड कर दो, तो ये थोड़ा ऊपर से थोड़ा मतलब एकदम ही अटैच है ना, वो तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो मैंने 24 कर दिया तो थोड़ा ऊपर स्पेसिंग आ गई, तो इट लुक्स बिट बेटर। ठीक है, इसके बाद तुम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो उसका। सर्च फॉर फॉन्ट, गो टू एंड जस्ट क्लिक दिस वेरी स्मॉल बटन हियर। एक ही विंडो खुल जाएगी। इसके बाद तुम यहाँ प्लस आइकन क्लिक करना है एंड मोर फॉन्ट्स, तो तुम्हारे सारे फॉन्ट्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। एंड तुम कोई भी चूज कर लो, व्हिचएवर यू प्रेफर। एंड ये चेंज हो गया अपने आप। इसके बाद हम एक इमेज ऐड करेंगे। एंड तुम सेकेंड तुम यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो। तुम्हें कुछ अगर सर्च करना है तुम इमेज सर्च कर लो, तो इमेज से सर्च होके तो मतलब जो इमेज से रिलेटेड व्यूज हैं वो सब आ जाएंगे। तुम इमेज व्यू ड्रैग करो, यहाँ पे ड्रॉप कर दो, एंड देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा इमेज चूज करने का। तो आई थिंक मैंने कल बताया था कि इसमें एंड्रॉइड स्टूडियो में इमेज कैसे ऐड करते हैं, तो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। तो इमेज ऐड करने के लिए तुम यहाँ पे जाओ रिसोर्स मैनेजर में, एकदम लेफ्ट साइड में आता है, एंड फिर इसमें ड्रॉएबल सेलेक्ट कर लो। ठीक है, फिर go to your image that you want to copy. Oh, I think I don't have. मतलब कोई भी इमेज
ऐसे तुम्हारी कोई भी इमेज है, ठीक है, तो तुम्हें इसको एंड्रॉइड स्टूडियो में कॉपी करना है, तो तुम यहाँ पे रिसोर्स मैनेजर में गए और तुमने यहाँ पे ड्रॉएबल सेलेक्ट कर दिया, ये पहले से सेलेक्ट है, ठीक है। फिर तुमने ये इमेज ट्रैक करी एंड देन एंड्रॉइड स्टूडियो में आए तुम ट्रैक करके एंड फिर यहाँ पे कॉपी कर दी। फिर यहाँ पे तुम इमेज को नाम दे सकते हो अपना, जो भी तुम्हें नाम देना हो, माई इमेज, ठीक है। नेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन इंपोर्ट, वो इमेज आ जाएगी, इमेज, ठीक है। इसके बाद हम इमेज व्यू ऐड कर रहे हैं इसमें, तो इमेज व्यू ऐड करने के लिए यहाँ इमेज व्यू सेलेक्ट करो, ड्रैग करो एंड यहाँ पे ले आओ एंड फिर तुम इमेज व्यू में कौन सी इमेज यूज कर रहे हो तुम वो सेलेक्ट कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल दिस, क्लिक ऑन ओके एंड वो इमेज आ गई यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद तुम कंस्ट्रेंट लेआउट यूज कर रहे हो तो मैं एंकर करना पड़ेगा, इसका टॉप वाला हमने इसके बॉटम से एंकर कर दिया, लेफ्ट को लेफ्ट से एंकर कर दिया एंड राइट को राइट से एंकर कर दिया, ठीक है। तुम्हारी इमेज भी आ गई। एंड ये याद रखना जब तुम कंस्ट्रेंट लेआउट यूज कर रहे हो तो तुम्हें एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंस्ट्रेंट ऐड करना ही पड़ेगा, उसके बिना एरर आएगा, ठीक है। इसके बाद हम एक छोटा सा गेम बना रहे हैं, तो गेम में क्या होगा कि जो तुम्हारा ऐप है वो एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, ठीक है। फिर तुम्हें गेस करना है कि वो नंबर कौन सा है, ठीक है। तो उसके लिए वो तुम्हारा ऐप तुम्हें हिंट्स देगा, तुम कोई भी नंबर एंटर करोगे तो वो बताएगा कि जो ऐप ने रैंडम नंबर सेलेक्ट करा है वो उससे बड़ा या फिर छोटा है, ठीक है। ऐसे तुम कर करके तुम्हें वो नंबर गेस करना है जो ऐप ने रैंडम नंबर जनरेट करा है, ठीक है। तो उसके लिए व्हाट वी नीड इज वी नीड अ टेक्स्ट व्यू टू शो द हिंट कि वो नंबर बड़ा है या फिर छोटा है, एज अर्लियर वी एंकर इट एंड थोड़ा ऊपर मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या चाहिए और हमें चाहिए यूज़र का इनपुट लेना है, ठीक है। तो यूज़र का तुम यहाँ पे देखोगे तो कुछ जो टेक्स्ट व्यूज हैं, टेक्स्ट वाले जो कंपोनेंट्स हैं उसमें नीचे लाइन बनी हुई है एक, आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल, तुम देखोगे तो यहाँ पे लाइन बनी हुई है, तो जो लाइन वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो इनपुट के लिए यूज होते हैं, जो बिना लाइन वाले कंपोनेंट्स हैं वो तुम्हारा कोई भी टेक्स्ट शो करने के लिए होते हैं, वो उससे यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, बस देख सकता है। और जो बाकी ये लाइन वाले टेक्स्ट यूज है सिर्फ यूजर खुद इनपुट दे सकता है। तो हमें नंबर एंटर करना है, ठीक है। तो नंबर एंटर करने के लिए नंबर पे जाओ एंड इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आओ एंड कंस्ट्रेंट कर दो, उसको एंकर कर दो, ठीक है। उसके बाद एक बटन ऐड करते हैं जिससे यूजर इंटरेक्ट कर सकता है नंबर एंटर करने के बाद, ठीक है। थोड़ा इसमें मार्जिन ऐड कर देते हैं, हाँ, ठीक है। फिर इसके बाद जो तुम्हारा टेक्स्ट इनपुट होता है, तुमने देखा होगा जब कभी-कभी तुम कोई ऐप चलाते हो तो उसमें एक यहाँ पे काफ़ी फेडेड सा टेक्स्ट लिखा आता है कि ईमेल या फिर पासवर्ड, तो वो इसलिए होता है कि यूज़र को पता रहे था कि इसमें करना क्या है, तो उसको हम लोग हिंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करो हिंट, एक प्रॉपर्टी आ जाएगी हिंट की, ठीक है। फिर तुम इसमें जो भी टाइप करोगे वो थोड़ा सा फेडेड सा लिखा हुआ यहाँ पे आएगा, हाँ, एंटर और नंबर, हाँ, हल्का सा फेडेड सा लिखा आ रहा है। इसके बाद हाँ, बस यही चाहिए अभी तो हमें गेम बनाने के लिए। फिर हाँ, फिर ये जो तुम्हारी तुमने जब एंड्रॉइड स्टूडियो खोला होगा तो तुम्हारी 2 फाइल जनरेट हुई होंगी। एक तुम्हारी एक्टिविटी मेन एक्सएमएल फाइल, ये तुम्हारे लेआउट के लिए होती है, और एक ये कॉटेन फाइल जो तुम्हारे कोड के लॉजिक के लिए होती है। तुम इसमें अपना कोड का लॉजिक प्रोग्राम करते हो। तो ये जब तुम खोलोगे तो तुम्हें यहाँ पे पहले से कोड लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा ब्रीफली समझा देता हूँ कि क्या है ये। तो एक ये क्लास है मेन एक्टिविटी, तो
क्लास अगर तुमने पढ़ा होगा अपने करिकुलम में, क्लास क्या होता है? किसी को पता है क्लास क्या होता है? एनीवन? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी। ऑब्जेक्ट, नॉट एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट, बट क्लास क्या होता है? तुम्हारा ब्लूप्रिंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे कंसिडर ब्लूप्रिंट क्या होता है? तुम जरूर सोचो। अगर ब्लूप्रिंट तब यूज करते हैं जब तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट, कोई रियल लाइफ में ब्लूप्रिंट तब यूज करते हैं जब तुम्हें कुछ मॉडल या फिर कोई मॉडल बनाना हो, कोई हाउस बनाना हो, कोई व्हीकल बनाना हो, तब हम लोग ब्लूप्रिंट्स यूज करते हैं उसमें। तो वैसे ही क्लास भी है। क्लास किसी भी मॉडल को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। ठीक है? हाँ, क्लास इज अ स्ट्रक्चर कंटेनिंग फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। सही, कार्तिक कार्तिक इज राइट। तो क्लास डिफाइन करती है कि अ, जो तुम ऑब्जेक्ट बना रहे हो, वो ऑब्जेक्ट की क्या-क्या प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है? एंड किसी ने इनहेरिटेंस पढ़ा है अभी तक? इनहेरिटेंस का नाम सुना है? क्लास इनहेरिटेंस का थोड़ा सा ब्रीफली समझा दूंगा मैं, अगर नहीं बता सुना हो तो। हाँ, ऊप्स कॉन्सेप्ट। हाँ, ये एक इनहेरिटेंस ऊप्स का कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। इनहेरिटेंस में तुम क्या करते हो? अगर तुम कोई क्लास बना रहे हो एंड तुम्हें किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज यूज करनी है, तो तुम उसके लिए इनहेरिटेंस यूज करते हो। तो एक एक एंड्रॉयड में एक ही क्लास होती है, ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी। ये पहले से प्री जनरेटेड होती है। तो जब भी तुम कोई लेआउट रिलेटेड कोड लिखते हो, तो उसके लिए जो तुम क्लास बना रहे हो, तुम्हें ये इनहेरिट करनी पड़ेगी, ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी। ठीक है? तो उससे तुम्हारी जो लेआउट वाली प्रॉपर्टीज हैं, तुम्हारी डिस्प्ले रेंडर वाली प्रॉपर्टीज हैं, वो सब इसके अंदर डिफाइंड होती हैं। तो वो सारी प्रॉपर्टीज तुम इनहेरिट करके तुम अपने कोड में यूज कर सकते हो। तो इसी क्लास की एक प्रॉपर्टी होती है, मेथड फंक्शन होता है ऑन क्रिएट। हाँ या उसका एक मेथड होता है ऑन क्रिएट। ठीक है? तो तुम इनहेरिट कर रहे हो, तो तुम इस मेथड को यूज कर सकते हो। तुमने यहाँ पे यूज करा ऑन क्रिएट। वो मेथड है जो तुम, जब तुम्हारा ऐप पहली बार खुलता है, तो ये मेथड सबसे पहले कॉल होता है। जब भी तुम्हारा ऐप स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले ऑन क्रिएट, ये वाला जो उसके अंदर जो लिखा हुआ है, वो सबसे पहले कॉल होता है। ठीक है? और ये वो कॉल हो रहा है, तो हम लोग एक ये ऐड कर रहे हैं, सेट कंटेंट व्यू। सेट कंटेंट व्यू तुम्हारे जो लेआउट फाइल है, ये बोल रहा है कि जब भी ऐप खुले सबसे पहले, तब ये जो लेआउट फाइल है r.layout.activity main, ये एक्टिविटी मेन, ये हमारी फाइल है, इसके अंदर जो लेआउट है वो एक्सपैंड कर दें। ठीक है? इसका ये मतलब हुआ। अभी मैं थोड़ा ब्रीफली समझा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है, बट यू कैन रीड अबाउट दिस द लिंक दैट आई शेयर्ड। ठीक है? इसके बाद हाँ, एज आई वाज सेइंग, ऑन क्रिएट तुम्हारा फंक्शन जब भी ऐप खुलता है, तब ये अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो तुम यहाँ पे भी जो भी लिखोगे ना, वो अपने आप चल जाएगा जब तुम्हारा ऐप स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल लेट्स प्रिंट समथिंग, प्रिंट एंड हम लोग ऐप स्टार्ट करके देखते हैं इसका। एंड ये ऑट क्रिएट फंक्शन एक बार ही कॉल होता है। जब पहली बार जब तुम्हारा ऐप रन होता है, तभी कॉल होता है। एक बार कॉल होता है, फिर कॉल नहीं होता ये। जब तक तुम्हारा ऐप चल रहा है, तब तक बस एक बार ही कॉल होगा ये, फिर बार बार कॉल नहीं होगा। फिर से कॉल करने के लिए तुम्हें फिर से ऐप स्टार्ट काटना पड़ेगा, तभी कॉल होगा ये। Let's just wait a minute for this to boot up. Hmm.
एंड ये जो प्रिंट लाइन फंक्शन है ना, ये तुम्हारा मतलब ऐप में कभी भी नहीं दिखेगा। ये तुम प्रिंट लाइन फंक्शन तुम्हें अभी के लिए थोड़ा समझ लो कि ये तुम्हारी लॉग कैट है ना, तुम्हारे सब जो प्रोसेसेस चल रही है तुम्हारे फ़ोन में वो दिखाता है, ठीक है? तो इसमें कहीं एक लाइन प्रिंट हुई होगी। लेट्स रन इट अगेन। हाँ, ये रहा। तो तुमने ये जो प्रिंट किया था ना ऑन क्रिएट कॉल, वो जब तुम्हारा ऐप फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ तब एक बार तुम्हारी ये प्रिंट हुई है। ये तुम्हारी जो ये टैब है ना, ये तुम्हारा डिफाइन करता है, बताता है कि तुम्हारे ऐप में क्या-क्या प्रोसेसेस चल रही हैं। एंड ये जो प्रिंट लाइन जो फंक्शन है, ये तुम्हारा ऐप में कुछ नहीं करता, बस ये तुम्हारा बैकग्राउंड में ये प्रिंट कर देता है, जो तो इसके अंदर प्रोवाइड करोगे। तो जब ऐप स्टार्ट हुआ तो एक बार हो गया, एक बार प्रिंट नहीं हो रहा, बस जब ऐप पहली बार स्टार्ट हुआ तब ये प्रिंट हो गया, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करना है, ठीक है? तो हम उसके लिए एक फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन का सिंटैक्स ये था, आई एक्सप्लेन यस्टरडे, जनरेट रैंडम नंबर। एंड कोई इसमें इनपुट तो देना नहीं है हमें, आउटपुट ही दे रहा है बस ये फंक्शन। एंड आउटपुट का टाइप है इंटीजर, ठीक है? आउटपुट हम ऐसे डिफाइन करते हैं, कोलन लगा के एंड टाइप। फिर रैंडम नंबर जनरेट करने का ये सिंटैक्स होता है। सबसे पहले तुम रेंज डिफाइन करोगे कि किस रेंज में तुम्हें रैंडम नंबर जनरेट करना है। सो फॉर दैट वैल रेंज इक्वल्स टू 1 डॉट डॉट 10। तो ये सिंटैक्स होता है, तो मैं एक रेंज डिफाइन करने के लिए कोटलिन में तुम ये डॉट डॉट जो ऑपरेटर है तुम ये यूज करके रेंज डिफाइन करते हो। ये स्टार्टिंग पॉइंट है रेंज का, ये एंडिंग पॉइंट है। इसके बाद लेट्स से रैंडम नंबर इक्वल्स टू नम रेंज। एंड ये जो नम रेंज वाले तुम्हारा वेरिएबल है, इसकी प्रॉपर्टी होती है डॉट रैंडम, ठीक है? तुमने यहाँ डॉट रैंडम कर दिया तो ये बैकग्राउंड में ये अपने आप एक रैंडम नंबर सेलेक्ट करेगा और वो इसमें डाल देगा, इस वेरिएबल में, रैंडम नंबर वेरिएबल में, ठीक है? फिर हम लोग वो रैंडम नंबर वेरिएबल रिटर्न कर देंगे, ठीक है? इतने में कोई डाउट किसी को? हाँ, सही बोल रहे हो तुम लोग इनहेरिटेंस के बारे में। कोई डाउट इतने में? हाँ, ये 1 डॉट डॉट 10 ये कॉटलिन का सिंटैक्स होता है। तुम अगर तुम्हें कोई रेंज डिफाइन करनी है कॉटलिन में, तो तुम ये ऐसे रेंज डिफाइन कर सकते हो। ये एक एरे टाइप का बन जाता है, जैसे तुम्हारा सी प्लस में एरे होता है ना, वैसे ही। एरे तो नहीं होता एग्जैक्टली, कोई और होता है, कुछ और होता है, बट तुम सोच सकते हो इट्स काइंड ऑफ एन एरे विथ नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10। समथिंग करना हो तो कुछ है क्या क्या? इनफाइनाइट, आई मीन मुझे सारे नेचुरल नंबर चाहिए, तो उसको कैसे लिखेंगे? इन्फिनाइट तो नहीं कर सकते, मतलब इन्फिनाइट इस केस में तो कोई यूज करने का कोई फायदा नहीं है। मतलब कोई एक तुम्हें वो तो डिफाइन करनी पड़ेगी रेंज, जिस रेंज में तुम्हें रैंडम नंबर जनरेट करना है। ऐसे तो मतलब ये इन्फिनाइट के लिए चलता रहेगा, कोई ओके लिमिट नहीं ओके। होगी। अपर लिमिट चाहिए ना हमें कोई। हाँ, तो तुम ये सोच सकते हो जो 1 to 10 है, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। 1 to 10 तुम सोच लो ऐसे स्टोर होगा तुम्हारा इंटरनली। ऐसे होता नहीं है एग्जैक्टली, बट तुम इसको ऐसे सोच सकते हो कि ये ऐसे स्टोर, और इसमें 1 भी इंक्लूडेड है, 10 भी इंक्लूडेड है। तो तुम्हारा ऐसा कुछ स्टोर हो रहा है इंटरनली, ठीक है? समझ में आ गई ये सिंटैक्स? चलो, अगर ये समझ में नहीं भी आ रहा तुम्हें, कोई बात नहीं, हम लोग एरे यूज कर लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है? ये भी काम करेगा, बस वो शॉर्टकट था लिखने का।
1.10 लोग मैन्युअली लिख देते हैं एरे ऑफ दिस। तुम सी प्लस प्लस में जब एरे डिफाइन करते हो तो तुम ऐसे करते हो ना, इंट एरे इक्वल्स टू फिर जो तुम्हारे एलिमेंट्स हैं तो भी 1 2 3 एंड तुम इसमें ऐसे डिफाइन करते हो एरे ऑफ फिर ब्रैकेट में जो तुम्हारे एलिमेंट्स हैं। समझ में आ गया? थोड़ा सा है बस, थोड़ा सा ही बचा है इसके बाद। ठीक है, तो तुम्हारा ये रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है एंड फिर उसको रिटर्न कर रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं ऑन क्रिएट में। तो जब तुम्हारा ऐप पहली बार चलेगा तो तुम्हें सबसे पहले एक रैंडम नंबर जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम डाल दो वेल न्यू नंबर इक्वल्स टू जनरेट रैंडम नंबर। तुमने कॉल करा एंड रैंडम नंबर जनरेट हो गया एंड वो इस न्यू नंबर वेरिएबल में स्टोर हो गया। ठीक है, could you please explain on create function? हाँ, तो on create एक तुम्हारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, तुम ऐसे समझ लो। on create फंक्शन तुम्हारा प्री डिफाइंड है। तुम्हारा ऐप जब भी स्टार्ट होता है, फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट होता है, जब यूजर उसको खोलता है तो सबसे पहले ऑन क्रिएट कॉल होता है ऑटोमेटिकली। वो एंड्रॉइड में बिल्ट इन है। जब भी कोई ऐप स्टार्ट होगा सबसे पहले ऑन क्रिएट कॉल होगा, कोई किसी भी कंडीशन में। इसका थोड़ा हम लोग और आगे पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट सेशन है प्रायर प्रोग्रामिंग वाला, उसमें हम और देखेंगे और कौन से फंक्शन है जो कॉल होते हैं अपने आप। उसमें से एक ऑन क्रिएट भी है, और भी फंक्शंस कॉल होते हैं बट हम लोग ऑन क्रिएट यूज करते हैं जनरली। ठीक है, इसके बाद हम लोग ने नंबर जनरेट कर लिया। फिर फिर हम लोग, हाँ ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हें जो तुमने यहाँ पे लेआउट में डिफाइन करा है। ये तुमने टेक्स्ट इनपुट डिफाइन करा है, ये बटन डिफाइन करी है, तुम इसको अपने कॉटलिन प्रोग्राम में कैसे रेफर करोगे। ठीक है, उसके लिए तुम्हें एक सिंटैक्स तुम याद कर लो, कॉटलिन एंड्रॉइड का होता है। तुम पहले एक वेरिएबल बनाओ, बटन कोई भी नाम दे दो इसको, वेल बटन इक्वल्स टू फाइंड, एक फंक्शन होता है फाइंड व्यू बाय आईडी। जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि हर व्यू की एक यूनिक आईडी होती है। उस आईडी को यूज करके हम लोग मतलब उसको यूज करके हम लोग रेफर कर सकते हैं कि कौन सा व्यू हम लोग इंटरेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, कौन से व्यू के साथ हम लोग इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो बटन में क्लिक करो, सबसे पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पे आईडी। तो इस बटन की आईडी है बटन 7, तो उसको चेंज करके हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन कॉल इट सबमिट बटन। ठीक है, तो इसकी आईडी हो गई सबमिट बटन। यहाँ पे रिफैक्टर में क्लिक कर देना, बटन की प्रॉपर्टी हो गई, आईडी हो गई सबमिट बटन। ऐसी जो हमारी टेक्स्ट इनपुट है, इसकी तुम आईडी दे दो, कुछ भी दे दो, यूजर इनपुट फैक्टर। हमारा रिजल्ट वाली प्रॉपर्टी है, इसको तुम दे दो आईडी टेक्स्ट रिजल्ट। जो तुम्हारा मन करे वो दे सकते हो, बस याद रखना कि यूनिक होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आ गए, तो तुमने एक बटन वेरिएबल बनाया एंड उस बटन को, इस बटन को, ये जो तुम्हारी बटन है पर्पल कलर की, इसको तुम्हें इसमें स्टोर करना है, इस वेरिएबल में। तो इस वेरिएबल में स्टोर करने के लिए तुम एक मेथड कॉल करोगे फाइंड व्यू बाय आईडी। और ये जो मेथड होता है ये इस क्लास में डिफाइंड है पहले से। ठीक है, ऐसे जैसे तुम लोगों को पता ही है, इनहेरिटेंस में तुम जो इनहेरिट कर रहे हो क्लास उसके मेथड्स एक्सेस कर सकते हो। तो वो इसमें डिफाइंड है। ठीक है, और तुमने कॉल करा फाइंड व्यू बाय आईडी एंड यहाँ पे तुम्हें इसका टाइप और बताना पड़ेगा। जैसे तुम सी प्लस प्लस में करते हैं, जब तुम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो मैं सबसे पहले उसका टाइप बताना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इंट a इक्वल्स टू 10 ऐसा कुछ करते हो। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें इसका टाइप बताना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें कॉटलिन में टाइप बताने के लिए, मतलब कॉटलिन कभी कभी खुद से ही टाइप गेस कर लेता है। जैसे इस केस में कॉटलिन ने गेस कर लिया कि इसका जो टाइप है वो इंटीजर है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंटीजर रिटर्न करते हैं। ठीक है, ऐसे ही, बट इस केस में जब तुम कोई भी व्यू फाइंड कर रहे हो तो तुम्हें कॉटलिन को पता नहीं है कि वो व्यू किस टाइप का है। वो बटन भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें तुम्हें एक्सप्लिसिटली टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। इसका टाइप डिफाइन करने के लिए तुम यहाँ पे कोलन टाइप करो एंड देन लिख दो बटन। ठीक है, टाइप हो गया बटन।
एंड देन क्लिक ऑन देन टाइप फाइंड व्यू बाय आईडी एंड देन उसकी आईडी लिखने के लिए तुम लोग यूज करोगे r.id डॉट जो भी तुमने आईडी दी थी सबमिट बटन। ठीक है, ये सिंटैक्स होता है आईडी डिफाइन करने का, r.id डॉट सबमिट बटन। तो ये तुम्हें लिखना पड़ेगा। इसके बाद आता है तुम्हारा ये जो तुम्हारा यूजर इनपुट है। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे वैल यूजर इनपुट एंड ये एंड अगर तुम्हें पता ना हो कि इसका टाइप क्या है, तुम एक्सएमएल में जाओ, इसका जो कोड वाला पार्ट है तुम इसको सेलेक्ट करो एंड देन यहाँ पे लिखा आता है क्या टाइप है। जैसे यहाँ बटन दिखा रहे हैं वैसे यूजर इनपुट का टाइप होता है एडिट टेक्स्ट। ठीक है, तो तुम यहाँ पे जाओ, इसका टाइप देखो एडिट टेक्स्ट। तुम टाइप करना स्टार्ट करो, वो अपने आप रिकमेंड कर देगा तुम्हें। फिर मेथड कॉल करो फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट यूजर इनपुट। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है तुम्हारा रिजल्ट। इसका टाइप है, रिजल्ट वाला था तुम्हारा, इसका टाइप है टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पे लिख दो तुम टेक्स्ट व्यू टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id जो भी इसकी आईडी थी, आईडी थी इसकी टेक्स्ट रिजल्ट। ठीक है, अब तुमने जो ये तुम्हारे व्यूज हैं तुमने इनको इन वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया। ठीक है, अब तुम इनको एक्सेस कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब कोई यूजर बटन क्लिक करेगा तो उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तुम्हारे इंटरैक्शन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसी प्रोग्राम में। तो उसके लिए जो तुम्हारा बटन वेरिएबल है उसको टाइप करो। It's almost 7. How long do you think we should extend? हाँ, it take just 10 more minutes Sure, sure, sure. at max, only 10 minutes. It's almost done. बस थोड़ा सा wrap up बचे। आई होप बोर नहीं हो रहे होगे तुम लोग। बटन बटन यूज क्या है? हाँ तो देखो, तुमने वेरिएबल लिखा एंड उस वेरिएबल का टाइप डिफाइन करने के लिए तुम कॉटलिन में सिंटैक्स यूज करते हो कोलन एंड फिर उसका टाइप। जैसे तुम सी प्लस प्लस में करते हो टाइप डिफाइन करने के तुम स्टार्टिंग में लिख देते हो उसका क्या टाइप है। जैसे इंटीजर डिफाइन करना है तुम स्टार्टिंग में इंट लिख देते हो, फिर इंट फिर वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू 10 जो भी। ऐसे ही कॉटलिन में डिफाइन करने के लिए तुम्हें टाइप कोलन यूज करना पड़ेगा एंड फिर आगे उसका टाइप लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बटन यूज कर रहे हैं। तुम इसको कुछ और भी नाम दे सकते हो, कैन कॉल इट एनीथिंग माय बटन। ठीक है, तो अब बटन का एक मेथड होता है, जब भी यूजर क्लिक करेगा तो ये मेथड कॉल होता है एंड वी कॉल इट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, तो जब भी कोई यूजर क्लिक करेगा तब बटन वाला मेथड कॉल होता है अपने आप। तो जो भी तुम यहाँ का लिखो टाइप करोगे प्रोग्राम करोगे वो सब अपने आप कॉल होगा जब कोई भी यूजर बटन पे क्लिक करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू प्रिंट समथिंग बटन क्लिक, अगर इसको रन करके देखें हम लोग जल्दी से। ठीक है, तो हम लोग जब भी बटन पे क्लिक करेंगे तो ये अपने आप देखो कॉल हो रहा है बटन क्लिक जब भी क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रैंडम नंबर जनरेट कर दिया हम लोगों ने। अब उसके बाद जब भी यूजर बटन में क्लिक करेगा तो इसके अंदर जो भी टाइप करा यूजर ने ये प्रोग्राम चेक करेगा कि वो नंबर जनरेटेड नंबर से बड़ा या फिर छोटा है। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हारा ये जो यूजर इनपुट वाला वेरिएबल था, जो तुमने आईडी दी थी यूजर इनपुट वाली, उसको तुमने यूजर इनपुट पे स्टोर करा था। तो ये वाला एलिमेंट है तुम्हारा। तो तुम टाइप करोगे उसमें जो तुमने यूजर ने टाइप करे उसको तुम्हें यहाँ पे स्टोर करना है किसी तरह। उसको तुम करने के लिए
इनपुट इक्वल्स टू यूजर इनपुट डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये समझो तो मैं याद करना है कि कैसे इसको एड्रेस करेंगे, तो इसमें लिखा हुआ है। फिर इसके बाद अभी जो यूजर ने इनपुट दिया है वो बाय डिफॉल्ट एज अ स्ट्रिंग स्टोर हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग को पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो नंबर जनरेटेड है रैंडम नंबर वो इंटीजर है। तो उसके लिए इनपुट नम इक्वल्स टू इनपुट डॉट टू इंट, तो ये स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ये प्री डिफाइंड मेथड है, जैसा तुम यूज करोगे तो तुम्हें खुद याद हो जाएंगे। उसके बाद आता है तुम्हारा चेक करने वाला पार्ट। तुम चेक करोगे जो यूजर ने इनपुट दिया है वो जनरेटेड नंबर से बड़ा है या फिर छोटा है, ठीक है। तो उसके लिए इफ इनपुट नम लेस देन न्यू नंबर वो था तुम्हारा जनरेट करा था जो तुमने रैंडम नंबर में कुछ करना है, do something else इनपुट नम इक्वल्स टू न्यू नंबर। अगर वो इक्वल है मतलब यूजर ने करेक्ट केस कर लिया है, एल्स फिर एक ही केस बचता है बाय एलिमिनेशन कि वो नंबर बड़ा है, तो उसके लिए हम लोग कुछ यहाँ पे कर देंगे। तो जब ये नंबर छोटा है तब हमें यहाँ पे रिजल्ट में शो करना है कि द रिजल्ट द इनपुट वाज स्मॉल, ऐसा कुछ कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए तुम जो रिजल्ट वाला तुम्हारा जो एलिमेंट है उसको कॉल करोगे रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, अभी जो रिजल्ट है हमारा रिजल्ट वाला टेक्स्ट हुआ है चेंज हो जाएगा, रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू गेस समथिंग बिगर एल्स। अगर बराबर है तो तुम उसका टेक्स्ट सेट कर दोगे यू वॉन, एल्स एक ही केस बता कि वो नंबर बड़ा है तो तुम उसका टेक्स्ट सेट कर दोगे गेस समथिंग स्मॉलर। नंबर भी डिस्प्ले कर सकते हैं हम लोग, क्या नंबर जनरेट हुआ था वेरीफाई भी कर सकते हैं हम लोग। अब एक बार रन करके देख, अभी तक कोई डाउट किसी को? हाँ विल ट्राई। थोड़ा ये जो प्लेटफॉर्म है ना तो मतलब थोड़ा सा क्वालिटी इसकी थोड़ी कम होती है शायद, बीट में थोड़ा बेटर क्वालिटी आती है। वी आर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग राइट नाउ विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सो ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तुम यहाँ पे चेंज कर सकते हो जो रिजल्ट वाला है जो तुम्हारा उसको तुम ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। तुमने टेक्स्ट पे सेलेक्ट करा, इसके टेक्स्ट को ब्लैंक कर दिया, ठीक है। अब जब तुम रन करोगे तो पहले से ब्लैंक लिखा आएगा वहाँ पे, अभी कुछ नहीं दिखा रहा। नंबर फॉर एग्जांपल इसने कोई नंबर सेलेक्ट कर लिया है, अब जैसे हम लोग फाइव गेस करते हैं बटन में क्लिक करते हैं तो इट सेज गेस समथिंग बिगर। फिर अगर हम लोग थोड़ा मतलब जो जनरेटेड नंबर था वो 5 से बड़ा था, हम लोग 10 गेस करते हैं गेस समथिंग गेस समथिंग स्मॉलर, स्मॉल लिख दिया था मैंने गलती से। फॉर एग्जांपल लेट्स गेस 7, गेस समथिंग बिगर, लेट्स गेस 9, द नंबर वाज 9। मतलब इसने 9 जनरेट करा था रैंडमली इन द रेंज 1 to 10 एंड हम लोग ने 9 सेलेक्ट कर दिया, फिर हम लोग जीत गए, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम्हें फिर से करना हो तुम फिर से ऐप रन, फिर से इसने नया नंबर रैंडम नंबर जनरेट करा, तुम करो कुछ भी 1 to 10, गेस समथिंग स्मॉलर, गेस 3, गेस समथिंग स्मॉलर 2, स्मॉलर मतलब 1 है, यू वन द नंबर वाज 1, ठीक है।
तो ऐसे तुम इंटरेक्ट करते हो बटन से एंड अपने व्यू से। समझ में आ गया इतना? तुम्हें कोई डाउट हो तो पूछ लो। गाइस कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, हम ऑलरेडी टाइम से ज़्यादा जा चुके हैं, और नेक्स्ट इवेंट जो कि संडे को है उसके लिए रजिस्टर कर देना है। एक बार देख लो तुम लोग यार, कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्या करें हम आई लोग। गेस हमने बीच में ही डाउट क्लियर कर दिए थे, तो लास्ट में तो कुछ ऐसा बचा हाँ नहीं हाँ। है। हम्म। यू वांट हम ओके। कोड भी शेयर कर देंगे इस ऐप का, हाँ कोड शेयर कर देंगे हम लोग। राइट, गिटहब पे अपने। ऑसम, थैंक्स कपिल। सो यू शुड, आई एम एंडिंग द मीट फॉर देन। ओके। ओके। तुम लोग एक बार चेक कर लेना, तुम्हें एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा।